हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट, पीजीजी, सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ECEE जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स, और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता। बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए, जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE-IN में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है जो कि हमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देता है। तो ये दोनों सेमीकंडक्टर क्या कहलाते हैं पता है? ये दोनों सेमीकंडक्टर एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ये एलिमेंट्स है, दो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसके अलावा ये दोनों सेमीकंडक्टर को हम लोग इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। यहीं पे लिख लेंगे इनडायरेक्ट और उसके साथ बैंड और उसके साथ गैप और उसके साथ सेमीकंडक्टर, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये व्हाट और व्हाई, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये क्या है और क्यों है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वो समय नहीं है। इसके पीछे हाथ धो के मत पड़ना, थोड़ा सा समय और दीजिए, फिर मैं इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर को आपको बेहतरीन तरीके से समझा के रहूंगा। अभी वो समय नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हमको लिखवानी थी तो मैंने लिखवा दिया। यहां पे अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो हमारे पास सेमीकंडक्टर और भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर लिखें गैलियम आर्सेनाइड और उसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फाइड, ये एक सेमीकंडक्टर है। तो ये कुछ टाइप के सेमीकंडक्टर है, गैलियम आर्सेनाइड और उसके साथ फॉस्फाइड, है ना। ये कुछ सेमीकंडक्टर है और भी काफी सारे हैं, कंफ्यूज नहीं करता आपको ज्यादा लिख के। ये सब जो है ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ये कैसे सेमीकंडक्टर? ये एलिमेंटल सेमीकंडक्टर नहीं है। ये कैसे सेमीकंडक्टर है? ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये कैसे सेमीकंडक्टर? ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर है इनका लॉजिक कुछ अलग है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब राइट समय ये है कि हमको यहां पे कुछ और भी सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना चाहिए। तो ये कैसे है? ये इनडायरेक्ट बैंड गैप है, वैसे ही ये जो है ये डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे पास कुछ और भी सेमीकंडक्टर है जो कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आज का मेरा टॉपिक जो है वो यही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और इसी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ही एनालिसिस हम अभी करने वाले हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? कल मैंने बताया था आपको कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हम इसको दो बाइफर्केशन में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हमारे पास हो जाएगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो या तो ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या तो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं ध्यान से। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा पीरियोडिक टेबल का एनालिसिस करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास काफी सारे ग्रुप्स होते हैं और इसी पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 14th ग्रुप या फिर 4th ग्रुप, सेमीकंडक्टर का 4th ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का 14th ग्रुप। सो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास। उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 4th ग्रुप में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कि कार्बन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद जर्मेनियम है और टिन है। ये 4 मटेरियल है या फिर एलिमेंट्स है। तो इनमें से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
यहां पे हम लोग कार्बन के बारे में देखें तो कार्बन की खास बात यह है कि कार्बन के दो एलोट्रोप्स होते हैं, एक डायमंड, क्या होता है, एक डायमंड, और दूसरा होता है हमारे पास ग्रेफाइट। तो ये दोनों का प्रोसेस ही अलग है। डायमंड जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ये एक इंसुलेटर होता है, और ग्रेफाइट जो है ये हमारे पास एक कंडक्टर होता है, जो पेंसिल का लीड आप लोग बनाते हैं, डेट इज ए कंडक्टर। तो डायमंड है और ग्रेफाइट है। तो ये इस कार्बन के दो एलोट्रोप्स है, ये इस कार्बन के वी कैन से दो एलोट्रोप्स है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर के काम नहीं आता। दूसरा हम लोग अगर यहां पे देखें तो हमारे पास Sn है। Sn मतलब दिस इज नथिंग बट द टिन। टिन जो है ये बिहेव करता है किसकी तरह, कंडक्टर की तरह, ठीक है। और अगर बीच में हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल्स है जो कि सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर क्यों है, क्योंकि इनका बिहेवियर सेमीकंडक्टर की तरह है। बिहेवियर का मतलब क्या है कि इसका एनर्जी गैप जो है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। ये इंसुलेटर की तरह भी है, कंडक्टर भी की तरह है। टेम्परेचर का इफेक्ट इसमें पड़ता है, लाइट का असर इस पे पड़ता है, और उसके साथ साथ अगर आप बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जो सेमीकंडक्टर में पड़ना चाहिए वैसा ही पड़ता है। ये कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसका बिहेवियर कंडक्टर की तरह है। ये हाईली कंडक्टिव है, लो रेसिस्टिव है, और इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप है। तो कोई किसी मटेरियल को किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर उस मटेरियल का उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। कोई कंडक्टर इसलिए है क्योंकि उसका बिहेवियर कंडक्टर है। हम इंसान इसलिए है क्योंकि हमारा बिहेवियर इंसान की तरह है। वो बंदर बंदर इसलिए है क्योंकि उसका बिहेवियर बंदर की तरह है। चीता चीता इसलिए है क्योंकि उसका बिहेवियर, उसका रंग रूप, उसका स्ट्रक्चर चीता की तरह है। तो कोई किसी कैटेगरी में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका बिहेवियर वैसा होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पीएचडी करने नहीं बैठे हैं तो मैं यहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा पता है तो इट इज वेल एंड गुड। तो अगर यहां पे हम लोग आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास थर्ड ग्रुप भी है। थर्ड ग्रुप के जो मटेरियल्स है उसको हम लोग देखें तो हमारे पास है यहां पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास है दिस इज नथिंग बट बोरोन, और उसके बाद है एल्यूमिनियम, गैसियस मटेरियल को नहीं लिख रहा हूं मैं, और उसके बाद है हमारे पास गैलियम, और एक और है डेट इज नथिंग बट इंडियम। ये चार है। अगर मैं उस पार चला जाऊं, किस पार जा रहे हैं सर, नदियां पार नहीं, उस पार, मतलब मैं फिफ्थ ग्रुप की बात करूं तो फिफ्थ ग्रुप में हमारे पास है नाइट्रोजन भी होता है लेकिन उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमारे पास है फॉस्फोरस, और उसके बाद है हमारे पास आर्सेनिक, और उसके बाद है हमारे पास एंटीमनी, और उसके बाद है हमारे पास बिस्मथ। तो चार यहां है, चार वहां है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने सेमीकंडक्टर को, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम में किस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम को ऐड किया है, उसके अकॉर्डिंग आपका सेमीकंडक्टर पी या एन टाइप का माना जाता है। अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम को बोरोन या फिर एल्यूमिनियम या फिर गैलियम या फिर इंडियम, इन चारों में से किसी एक एटम से डोप करते हैं तो आपका सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहलाता है। उसी प्रकार अगर आप सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम को फॉस्फोरस या फिर आर्सेनिक या फिर एंटीमनी या फिर बिस्मथ, इन चारों में से किसी एक एटम से डोप करते हैं तो आपका सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप का सेमीकंडक्टर माना जाता है। कई बार हम लोग ये करते हैं कि हम इनिशियली थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से डोप कर दिए, डोपिंग मींस एडिंग, है ना, और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट से ऐड कर दिए, तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में ही हम अंडरस्टैंड करेंगे।
सबसे पहले इसको याद करने का तरीका हम सीख लेते हैं। यहां पे अगर हम लोग बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम बोल रहे हैं, वहां पे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं बता देता हूं जो मैं यूज किया था टेलीकॉम मार्केटिंग में जाने के लिए। बोरोन, एल्यूमिनियम और उसके बाद है गैलियम और उसके बाद है इंडियम यहां पे। और अगर यहां पे देखें तो वी आर हैविंग, हमारे पास है यहां पे फास्फोरस, उसके बाद है आर्सेनिक, उसके बाद है एंटीमनी और उसके बाद है बिस्मथ। ये चार है, ठीक है। तो ये चार है इधर, ये चार है। अगर मैं इन सब के बारे में सोचूं तो प्रॉपर तरीके से, तो मुझे ये आइडिया है कि अगर मैं सिलिकॉन को, है ना, अगर मैं सिलिकॉन को ऐड करता हूं किससे किससे, या तो फास्फोरस से, या फिर आर्सेनिक से, या फिर एंटीमनी से, या फिर बिस्मथ से, या फिर मैं सिलिकॉन को ऐड करता हूं, है ना, यही सिलिकॉन को ऐड करता हूं, है ना, या तो किससे किससे, या तो मैं बोरोन से, या फिर एल्यूमिनियम से, या फिर गैलियम से, या फिर इंडियम से, तो मेरा जो है ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर देगा और ये हमारे पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर देगा। कई बार हमको ये होना पड़ता है कि सिलिकॉन दे दिया रहता है और उसके बाद बोल दिया जाता है कि इंडियम ऐड कर दिया गया, क्वेश्चंस में दिया रहता है, तो हमको ये पता करना रहता है कि रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर किस टाइप का बना होगा, उसके बाद जो फार्मूला लगाना है वो लगाना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं जो भारतीय बच्चे हैं वो जरूर से समझेंगे। तो हम लोगों ने यहां पे लिख दिया पाव, है ना, हम लोगों ने लिख दिया यहां पे पाव, हालांकि इंग्लिश में स्पेलिंग अलग है, और यहां पे हम लोगों ने लिख लिया भाजी। तो ये हिंदी में ऐसा लिखते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में हम इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट लिखेंगे, इसका ओरिजिनल जो है वो ऐसा होगा, ये पाव और उसके साथ साथ ये भाजी, ऐसा होगा, ये ओरिजिनल है। लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप पाव को PAAB लिख सकते हैं और भाजी को BAGI लिख सकते हैं। तो आपको कभी भी क्वेश्चन में, गेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पे ये पूछा जाता है कि सिर्फ इसको ऐड करने से क्या हुआ, ये नहीं, उसके आगे उसके क्वेश्चन का कुछ एक्सटेंशन रहता है जो कि स्टोरी के रूप में दिया हुआ रहता है। तो उस समय आपको आइडिया लगाना होता है कि रिजल्टेंट सेमीकंडक्टर एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना होगा कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना होगा। ठीक है, तो ये आइडिया मैंने आपको दे दिया। हो सकता है काफी लोग यहां पे नए हो, उनको पता चला होगा। अगर कोई पुराना है तो डेफिनेटली उसको जो है वो पहले से पता था, क्योंकि वो मेरी क्लास अटेंड कर चुका था। तो एक पीरियोडिक टेबल का इतना आइडिया आपको होना चाहिए, और इतने आइडिया से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम डोपिंग में जाते हैं। तो एक वर्ड है जिसको हम डोपिंग बोलते हैं, और फिर से ये डोपिंग जो है ये वाट और वाई का कनेक्शन हो गया कि व्हाट इज डोपिंग, है ना, ये वाट और वाई का कनेक्शन हो गया। तो यहां पे हमको पता करना पड़ता है कि एक्चुअली व्हाट इज डोपिंग एंड व्हाई वी आर डूइंग डोपिंग, ये दोनों पॉइंट्स है। तो डोपिंग मतलब होता है एडिशन ऑफ एक्सट्रिंसिक मटेरियल, है ना, एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज या फिर कोई और मटेरियल। सो यहां पे डोपिंग इज ए प्रोसेस, डोपिंग इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurities in a pure सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के लिए बात कर रहे हैं तो सेमीकंडक्टर। और डोपिंग से होता क्या है, इट रिजल्ट्स चेंज इन द properties of intrinsic semiconductor, प्रॉपर्टीज जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का चेंज कर देता है, लाइक इंक्रीज इन
कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक। एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे इज ए प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन ए प्योर सेमीकंडक्टर, इट रिजल्ट्स चेंज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइक इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमको ये पता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है डेट इज एन क्यू म्यू एन प्लस ये पी क्यू म्यू पी है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो जब हम लोग डोपिंग कर देते हैं तो डोपिंग से ये जो एन की वैल्यू है, सो पहले में ऐसा था अब में ऐसा हो गया वाला ऐड देखे ना, बस वैसे ही। आफ्टर डोपिंग जो है, डोपिंग करने के बाद यहां पे एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों का रिजल्ट जो है वो कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो अपवर्ड साइड एरो में बनाता हूं इसका मीनिंग है इंक्रीज होना। ये जो अपवर्ड साइड एरो में बनाता हूं इसका मीनिंग है इंक्रीज होना। अब ये जो डोपिंग है, ये डोपिंग जो है वो दो तरीके से बेसिकली होता है। डोपिंग कैन बी डन, तो आपके सिलेबस से ना आईसी फैब्रिकेशन हटा दिया गया है, लेकिन कई बार ना आपके सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज होगा। तो डोपिंग जो है वो कैसे किया जाता है, वो डोपिंग कैन बी डन इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में किया जाता है, लेबोरेटरी। और ये जो लेबोरेटरी है इसको हम लोग फैब लैब बोलते हैं, मतलब फैब्रिकेशन लेबोरेटरी, आईसी फैब लैब। और ये आईसी फैब लैब बहुत ही अल्ट्रा क्लीन होता है। यहाँ पे जो साइंटिस्ट है जो कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े भी जैसे स्पेस में जाते हैं, स्पेस शटल में जाते हैं तो जैसा कपड़ा पहना जाता है वैसा पहना जाता है, ताकि हमारा बॉडी का कोई भी हिस्सा जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से इंटरेक्ट ना कर पाए। तो एकदम हाईली प्योर एनवायरनमेंट में ये डोपिंग वोपिंग किया जाता है। तो जब ये डोपिंग किया जाता है इसमें दो प्रोसेस का यूज किया जाता है। फर्स्ट वन जो है उसको हम लोग नाम देते हैं डिफ्यूजन, ये डोपिंग जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है। और दूसरा नाम जो है वो है आयोन इम्प्लांटेशन। तो ये क्या है और कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस तो आपके दुनिया से हट गया है जब से आईसी फैब्रिकेशन आपके सिलेबस से हटा है। लेकिन आप याद रखना कि डोपिंग जो है वो डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन, ये दो चीजों से किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका थोड़ा सा आइडिया जरूर से लेंगे जब जब जरूरत पड़ेगा। तो डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन ये क्या होता है, हालांकि डिफ्यूजन तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आयन इम्प्लांटेशन कैसे होता है क्या होता है इसका आइडिया मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बातें याद रखनी है। अब ये डोपिंग के लिए जिस मटेरियल को यूज किया जाता है उसको हम लोग डोपेंट बोलते हैं। डोपेंट क्या होता है, दिस आर द मटेरियल्स, ये वो मटेरियल है, मटेरियल और एटम्स which is used for डोपिंग। डोपिंग के लिए जिस मटेरियल को यूज किया जाता है उसको हम लोग डोपेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बोले तो यहां पे बोरोन है, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, ये सभी जो है ये सभी डोपेंट है। तो बोरोन है, एल्यूमिनियम है, फॉस्फोरस है, ये सभी जो है वो डोपेंट है, ठीक है। रेहान अहमद बोल रहा है सर रियली में अब सपने में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आने लगे हैं, मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, वेरी गुड। अगर आने लगे हैं तो आपको हो गया है प्यार ईडीसी से, और इस प्यार को बना के रखेगा, क्योंकि ईडीसी कभी किसी से नफरत नहीं करता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, ये नॉर्मल बिहेव करता है। तो आपको भी इसके प्रति प्यार जो है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। जितना इसको जानने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा इससे प्यार और बढ़ेगा। जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को जितना जानने की कोशिश करते हैं उतना नफरत बढ़ता है, लेकिन इसको जितना जानने की कोशिश करोगे उतना प्यार बढ़ता है, ठीक है।
तो यहां पे मैंने कुछ थ्योरीज आपको बता दिया, काफी लोगों ने नोट डाउन नहीं किया होगा और कुछ लोगों ने नोट डाउन किया होगा, लेकिन अब डरने की बात नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास है एक ऐप और उसमें है एक लिंक जिसके थ्रू मैं आपको सारी चीजें शेयर कर सकता हूं। ठीक है ना? हाँ, सभी लोग ज्वाइन कर लिए, 78 स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे है। बाकी लोग भी जब जब वीडियो देखेंगे वो लोग ज्वाइन कर लेंगे, कुछ लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे, हो सकता है। सर फ्लश साइड 1 मिनट के लिए दिखा दीजिए प्लीज। यही चीज फिर चालू हो गया ना, यही तो नहीं चाहता था, यही तो हम नहीं चाहता था, इसमें कुछ है ही नहीं। फर्स्ट स्लाइड तो कल मैं पढ़ा चुका था। थैंक्स मयंक उपाध्याय, लविंग द लेक्चर एंड योर मोटिवेशन। आई लव यू ऑल। आप सभी जो है वो बेहतरीन है और आप सभी आगे बहुत बेहतरीन करने वाले हो, इसका आपको अभी आभास नहीं होगा। ठीक है, इसका आपको अभी आभास नहीं होगा, ये धीरे धीरे आप फील करोगे कि सर मैं तो बेस्ट की ओर जा रहा हूं। ठीक है, धीरे धीरे आपको फील होगा कि सर मैं तो बेस्ट की ओर जा रहा हूं, मेरे से काफी लोग बहुत कम जानते हैं। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे सेमेस्टर से हैं जहां आप अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़े दिन बाद ये एहसास होगा कि सर मेरी क्लास में कोई सबसे अच्छा एडीसी जानता है तो वो मैं हूं। लेकिन घमंड नहीं करना है, घमंड जो है वो इंसान को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, तब तक आप और जानने की इच्छा नहीं रखोगे। लेकिन जानने को तो बहुत कुछ है। आप अगर बोलोगे 365 दिन 24 घंटे तक सर आप ईडीसी पढ़ा सकते हो क्या, मैं बोलूंगा बिल्कुल पढ़ा सकता हूं। सर आपका कंटेंट खत्म नहीं होगा क्या, नहीं, मेरा कंटेंट खत्म ही नहीं होगा। ईडीसी इतना इतना सारा है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जान लिया कि क्या कैसे कब कहां कैसे क्यों बनता है। तो अब हमारे पास बनाने की क्रिया चालू करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाता हूं। ठीक है, फटाफट से एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना देता हूं। तो एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? मतलब ये है, अगर आप खास तरीके से जानना चाहेंगे तो ये एक एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होल्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं। लेकिन 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 है ना, ठीक है, ठीक है फरहीन, थैंक यू बेटा। तो यहां पे लेकिन यहां पे क्या है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्योंकि ये सेमीकंडक्टर है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होल्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। ये पूरी बात बहुत बेहतरीन तरीके से आज तक आपको पता नहीं होगा। आज पहली बार आपको मेरे इस लेक्चर से एक बेहतरीन आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में एन टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप का क्यों बोला जाता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन होल्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा क्यों होता है। तो अगले 10 मिनट तक ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। उस समय कोई कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि कमेंट को मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो अगले 10 मिनट ध्यान से मेरी बात। तो ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है ये वाट है। कोई वाट मतलब पूछे तो हम बोल देंगे कि भाई तेरे को ये नहीं पता क्या कि ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है। ये क्या है? ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्यों है इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो हमको ये पता चलेगा कि सबसे पहले तो दुनिया में इंट्रिंसिक ही आया था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन। सिलिकॉन कहां से आया? अगर आप सिलिकॉन के बेसिक में जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा फैब्रिकेशन से कि सिलिकॉन एक्चुअली सैंड से आया या फिर रेत से आया। सैंड को हम क्या करते हैं, हम उसको प्यूरिफाई करते हैं। इसकी क्या होती है? इसकी प्यूरिफिकेशन होती है। जब इसकी प्यूरिफिकेशन होती है तो ये जो है ये एक सिलिकॉन देता है। लेकिन ये सिलिकॉन जो है वो फिर से जिस सिलिकॉन की हमको जरूरत पड़ती है, हमको किस सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है? सर हमको जो सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है अच्छे से समझना, वो होता है एक प्योर
सिंगल सिंगल क्रिस्टल सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है, ये हमको जरूरत पड़ता है। लेकिन आपको जो सिलिकॉन प्यूरिफिकेशन से फर्स्ट टाइम मिलता है, ये एक्चुअली एक मेटलर्जिकल मेटलर्जिकल ग्रेड ग्रेड सिलिकॉन होता है ना। ये सब समझने के लिए आप मेरा 2017 का एक लेक्चर देख सकते हैं, जब मैं बहुत अच्छा वीडियो को डील नहीं कर पाता था, पहली बार वीडियो में उतरा हुआ था। तो यहां पे मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन MgS सिलिकॉन हमको मिलता है। तो ये सिलिकॉन को मेटलर्जिकल ग्रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कुछ मेटल्स भी होते हैं। कौन कौन से मेटल्स? आयरन प्लस मैग्नीशियम, इस टाइप के मटेरियल्स जो है वो इसमें होते हैं। और हम लोगों ने इसको क्या किया, फिर से प्यूरिफाई किया। हम लोगों ने इसको प्यूरिफाई किया, फिर से ये प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में जाता है। और जब ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से बाहर आता है तो अब जो है ये पॉलीसिलिकॉन बन जाता है। अभी भी ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन नहीं बन पाया, तो ये जो है ये पॉली सिलिकॉन बन जाता है। पॉलीसिलिकॉन का मतलब है कि यहां पे काफी सारे ग्रेन्स विथ बाउंड्रीज अवेलेबल है। पॉलीसिलिकॉन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये जो पॉलीसिलिकॉन है, इसमें फिर एक्सट्रैक्शन होता है, चेकरेल्स्की मेटल ग्रोथ एक्सट्रैक्शन है। तो ये जो है इससे फिर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इससे फिर हमारा एक्सट्रैक्शन होता है। और इस एक्सट्रैक्शन का जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट हमको एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन इनगॉट देता है। तो ये हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल क्रिस्टल सिलिकॉन देता है, और उसको हम लोग फिर कटिंग करके डिफरेंट वेफर्स फाइंड आउट करते हैं। तो ये इतना लंबा इसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है। तो हम जो सिलिकॉन को यूज करते हैं वो सिलिकॉन ये वाला है। और इस सिलिकॉन की खास बात होती है कि ये सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो कुल मिला के मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक्चुअली में हमको जो मटेरियल मिलता है वो सैंड से मिलता है। और ये सैंड से मिलने के कारण ही इस सिलिकॉन का रेट जो है वो जर्मेनियम से कम होता है। क्योंकि जर्मेनियम जो मटेरियल है वो रॉक से मिलता है, पत्थर से, जर्मेनियम पत्थर जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। लेकिन सैंड तो सर भारत में भी है। सर मेरी गली में रेत ही रेत पड़ा रहता है, कंस्ट्रक्शन होता है, रोड में पड़ा रहता है। सर उसको उठा के मैं सिलिकॉन बना दूंगा क्या? यस, बना सकते हैं अगर आपके पास फैब लैब है तो आप समझ पाते होंगे कि ये सैंड से मिलता है, इसलिए ये इजिली अवेलेबल है। तो आपके घर में, आपके घर में नहीं, कॉलेज में, आपके कॉलेज में जो लेबोरेटरी है वहां जाके कोई भी समझदार व्यक्ति जो लेबोरेटरी चला रहा होगा, जिसको नॉलेज है, समझदार का मतलब कि नॉलेज है, उससे पूछना है कि मुझे एक जर्मेनियम का डायोड दे सकते हो। ये मत बोलना कि मुझे जर्मेनियम दे सकते हो। अगर वो नॉलेजेबल है तो वो उठा के मारेगा, ठीक है। तो जर्मेनियम का डायोड, कि ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ में अवेलेबल है। जर्मेनियम से बना हुआ डायोड दे सकते हो क्या? बोलेगा नहीं है भैया मेरे, क्योंकि जर्मेनियम से बना हुआ डायोड जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, वो किसी भी लेबोरेटरी में इजीली पाया नहीं जाता, पुराने जमाने में पाया जाता था, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आवाज, आवाज के बारे में बता देंगे। वॉइस कुछ लोग लिख रहे हैं, वैसे एक ही कोई लिखा है, वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, सिलिका से ही मिलता है। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? किसी को कोई दिक्कत वॉइस में? एक बार और चेक कर लेना है ना, वॉइस के बारे में एक बार और चेक कर लेना।
ठीक है, तो मेरे पास हर चीज जो है वो सिलिकॉन के रूप में अवेलेबल है। और ये जो स्टेप्स मैंने बताया, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ सैंड टू सिलिकॉन, ये स्टेप्स उस चीज का है। सैंड से सिलिकॉन कैसे मिलेगा? तो मेरे पास जो भी सबसे पहला मटेरियल होता है वो एक्चुअली सिलिकॉन होता है, जो कि सिंगल क्रिस्टल है। तो दुनिया में एक्सटेंसिक मटेरियल जब भी बनता है तो वो प्योर सिलिकॉन से बनता है। आप थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है? तो मेरे पास ये ऐसा है। अब ये जो है ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है? कोई दिक्कत आए तो बता देना। ये एक सेमीकंडक्टर है जो कि प्योर सिलिकॉन से बना हुआ है, एकदम सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन। इसका मतलब है यहां पे जितने भी एटम्स है वो एकदम अरेंज्ड है डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में। तो ये जो एटम्स है इसको एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूं और उसके बाद आपको आइडिया लगेगा। तो मान लीजिए ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये एक सिलिकॉन का एटम है, ये एक सिलिकॉन का एटम है। बहुत जल्दी हम लोग फिनिश कर लेंगे, आप बस ध्यान देते रहना। चीजें जो है वो अगर कनेक्ट नहीं होगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां से कुछ सिलिकॉन को हटा ही देते हैं, ठीक है? और ये मेरे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिया मैंने। तो यहां पे भी हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ है जो कि आउटर मोस्ट शेल में है, और यहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर दिया मैंने जो कि आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है? तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड जो है वो हमारे पास तैयार हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, इसमें बना दिए, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, इन दोनों का कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। इस तरीके से सभी के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का तैयार हो जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनते रहना। और ये जो है ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया है। क्या बन गया? ये एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। तो मैंने बोला कि सबसे पहला स्टेप्स जो मैंने यहां पे लिया वो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है, जो कि किससे बना हुआ है? सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक है? अब ये सिलिकॉन को मैं 300 केल्विन में पुटअप कर देता हूं। कितने सर? 300 केल्विन। उसके पहले जब 0 केल्विन में पुटअप करूंगा तो आपको ये पता है कि सर 0 केल्विन में एन और पी की वैल्यू तो 0 होगी, और इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि कंडक्टिविटी की वैल्यू भी 0 मिलेगी। ये आपको आइडिया है, ठीक है? तो मान लेते हैं पहले हम लोग 0 केल्विन का ही एनालिसिस करते हैं। तो इस 0 केल्विन में हमको ये भी पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर डेंसिटी ऑफ एटम्स इस सिलिकॉन का कितना है? सर ये तो आपके पास 5 × 10⁻22 एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये इतना है हमारे पास। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जो कि सिलिकॉन है। 0 केल्विन में एनपी की वैल्यू 0 है, कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। इतना मेरे को सिलिकॉन का आइडिया था। अब मैं यहां पे एक केस जनरेट कर रहा हूं कि मान लीजिए मैं यहां पे 5th ग्रुप का एक एटम लेता हूं, 5th ग्रुप का एक एटम लेता हूं, और ये जो 5th ग्रुप का एटम है इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और उस एडिशन के प्रोसेस को ही हम लोग डोपिंग बोलते हैं। तो 5th ग्रुप के एटम को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है डोनर एटम। क्या बोला जाता है? डोनर एटम्स। और ये जो डोनर एटम्स बोला जाता है इसका एक नोटेशन भी है, फटाफट से देख लेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। ये जो है ये एनडी से डिनोट किया जाता है। डोनर एटम्स मतलब एनडी। तो ये जो एनडी है, इस एनडी को एक्चुअली में क्या बोला जाता है? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। ये कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स हम लोगों ने कितना ऐड किया पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपका एनडी से रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो जैसे नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम 5 इंटू 10⁻22 है, वैसे नंबर ऑफ डोनर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम को एनडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक छोटे से यूनिट वॉल्यूम में आपके पास कितने सिलिकॉन एटम्स है और कितने आप डोनर एटम्स ऐड कर रहे हैं, इसका भी रेशियो होता है। ठीक है, तो उस रेशियो के बारे में भी हम जानेंगे कि आपके पास दूध था सर, 1 लीटर दूध में ना मेरा दूध वाला 1 लीटर पानी मिला देता है सर। तो वैसे आपको यह पता लगाना है कि एक यूनिट वॉल्यूम में अगर आपके पास 5 इंटू 10⁻22 डोनर एटम्स है, तो आप 5 इंटू 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स है, ये 1 लीटर दूध है, तो आपने कितना उसी वॉल्यूम में कितना डोनर एटम्स को ऐड किया, कितना पानी ऐड किया, कितना डोपिंग किया, ये भी हमारा एनालिसिस का पार्ट होगा, क्योंकि इससे हमारे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो राइट नाउ मुझे ये पता चल गया कि हमको इसमें डोनर एटम्स को ऐड करना है। अब ये डोनर एटम्स दिखता कैसे है सर? तो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास सिलिकॉन के एटम्स है, तो मैं यहां पे डोनर एटम्स को एक पिंक कलर का बना देता हूं। ये मान लीजिए डोनर एटम है। तो ये डोनर एटम की खास बात ये है कि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्योंकि ये 5th ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 के बदले 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 और उसके अलावा 5। क्यों? क्योंकि ये 5th ग्रुप के एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहां पे ले ले एक एग्जाम्पल। तो मान लीजिए मैं फॉस्फोरस की बात कर रहा हूं, मान लीजिए मैं फॉस्फोरस की बात कर रहा हूं, फॉस्फोरस की बात कर रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर है 15। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर है 15 तो मैं इसको अरेंज करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 1s2 देन 2s2, देन ये हो जाएगा 2p6, देन ये हो जाएगा 3s2, देन ये हो जाएगा 3p6। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 7 8 9 10। तो यहां पे हमारा 6 नहीं, यहां पे आ जाएगा आपके पास 3 3 2 5। तो इसका मतलब है कि ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, थर्ड वाला, और इसमें टोटल हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2 और ये 3। ये है आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी वजह से मैंने यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स बनाया, जबकि सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने की वजह से, जैसे इसको 5th ग्रुप का एटम डोनर एटम बोला जाता है, उसी प्रकार इसको हम पेंटावेलेंट एटम्स भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से इसको हम पेंटावेलेंट एटम भी बोलते हैं। क्यों पेंटावेलेंट एटम? पेंटा मीन्स 5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स का होना मतलब पेंटावेलेंट एटम है। अब ये जो डोनर एटम है, इस डोनर एटम को मैं यहां से उठाया और डोपिंग करना है, इसको लाके यहां ऐड कर दिया। तो मान लीजिए इसको लाके यहां ऐड कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया। तो अगर मैं इसको यहां पे ऐड कर देता हूं, तो आपको पता है कि सर इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, और सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो मैं थोड़ा सा यहां पे स्पेस क्रिएट करता हूं, है ना। तो मैंने यहां पे ऐड कर दिया, और आपको यहां पे दिख रहा होगा कि इस फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया। क्या बात कर रहे हो सर? यस, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसा है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाया। देखिए, मैंने वहां से फास्फोरस को उठाया, यहां पे ऐड कर दिया। तो एक्चुअली में मैंने क्या ऐड किया आपको पता है? मैंने एटम को ऐड किया, मैं कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर रहा हूं। इस बात पे भी ध्यान देंगे कि मेरे पास सिलिकॉन एटम का एक स्ट्रक्चर था, उसमें मैंने फास्फोरस के एटम को ऐड कर दिया, जिस एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो एक्चुअली में मैंने एटम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था। क्या था सर? आपके पास ना एटम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर था जो कि सिलिकॉन के एटम से बना हुआ था, उसमें आपने ऐड कर दिया फिर से एटम को जो कि आपका फास्फोरस से है। और अगर आपने ऐसा किया तो ये रिजल्टेंट जो है ये एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन के उभरेगा।
अब वो क्यों उभरेगा एन टाइप का सेमीकंडक्टर, वही हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन सब आइडिया से हमको ये पता चल गया कि 0 केल्विन में हमारे पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, इंटरएटॉमिक स्पेस में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था। लेकिन अभी उसी 0 केल्विन में मेरा विजुअलाइजेशन ये बोल रहा है कि मेरे पास इंटरएटॉमिक स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इंटरएटॉमिक स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब है कि हमने जो यहां पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में स्टाइल लिखा हुआ था कि 0 केल्विन में n की वैल्यू p की वैल्यू 0 है और कंडक्टिविटी 0 है, तो फिफ्थ ग्रुप का एटम उसी में ऐड करने से क्या कंडक्टिविटी नॉन जीरो हो गई है उसी 0 केल्विन में? उसी 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग और कोई चेंज नहीं किए। कंडक्टिविटी नॉन जीरो हो गई है और n और p की वैल्यू भी नॉन जीरो हो गई है। क्या ये सही है या फिर गलत है? ये कमेंट में आपसे चाहूंगा। उसके बाद हम लोग जय हिंद जय भारत का नारा लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहां पे मैंने ये बोला। और दूसरा चीज ये भी मुझे दिख रहा है कि सर जब आपने यहां से उठा के एटम को ऐड किया तो मैंने आपके हाथों को ध्यान दिया कि आपने जहां पे सिलिकॉन पहले से अवेलेबल था वहीं पे लाके आपने पेंटावेलेंट एटम को जोड़ दिया। इसका मतलब है जब आप फास्फोरस को ऐड करते हैं तो ये फास्फोरस आपके जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं करता है क्या? इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। किसका? सिलिकॉन का। तो क्या ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है? नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर हम लोग एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें जो कि सिलिकॉन से बनता है ना, और ये इंट्रिंसिक है, इसका जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है इंट्रिंसिक है, इसका जो यूनिट सेल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, तो इसमें हम लोग लैटिस पॉइंट के बारे में जानते हैं कि जहां पे पॉइंट है वहीं पे एटम है। लैटिस पॉइंट मतलब जहां पे पॉइंट वहीं पे एटम। तो इसके एक यूनिट सेल की बात करें तो इसका यूनिट सेल जो है वो टेट्राहेड्रल शेप का होता है। तो मान लीजिए मेरे पास ये एक यूनिट सेल मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक यूनिट सेल है जिसके रिपीटेशन से आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस यूनिट सेल में आपके पास यहां पे एक एटम होता है, मैं प्लेस करता हूं। यहां पे एक एटम है, मान लीजिए यहां पे एक एटम है। उसी प्रकार अगर आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, तो एक एटम इसमें यहां पे है लाइक दिस, यहां पे एक एटम है और वी आर हैविंग वन मोर एटम लाइक हेयर। ठीक है, तो ये जो है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरीके का एटम्स का अरेंजमेंट 1 2 3 4 और एक सेंटर में 5, तो ये जो है ये एटम्स का अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। ये स्ट्रक्चर जो है ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर की रिपीटेशन से आपका पूरा सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअली 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो 2 डायमेंशन होता है, तो हम लोग उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बार बार यूज नहीं करते। लेकिन ये बिल्कुल श्योर है कि इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सिलिकॉन एटम का पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी कोई नया एटम आपने जैसे यहां पे ऐड किया है तो ये एटम कहीं भी ऐड हो सकता था। मेरी बात ध्यान से समझना, जब आपने इस एटम को ऐड किया है तो ये एटम यहां भी ऐड हो सकता था, ये एटम यहां भी ऐड हो सकता था, ये एटम यहां भी ऐड हो सकता था, लेकिन ये कहीं और ऐड ना होके जहां पे सिलिकॉन का एटम पहले से प्लेस था उसी सिलिकॉन एटम की जगह को रिप्लेस करके ये ऐड हुआ है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, जब भी आप फास्फोरस एटम को ऐड करते हैं तो ये फास्फोरस एटम हमेशा रिप्लेस कर देता है। ये क्या करता है? ये रिप्लेस करता है सिलिकॉन के पोजीशन को।
सिलिकॉन के पोजीशन को, और ये अपना पोजीशन जो है वो इसमें बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिलिकॉन को ये भगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बना के रखा हुआ है। और जो सिलिकॉन एटम यहां पे था, वो बहुत सारे सिलिकॉन एटम होते, वो किसी और जगह पे जाके अपना पोजीशन और अपना स्ट्रक्चर फिर से सस्टेन करके रखा हुआ है। तो इसी कारण से हम लोग फिफ्थ ग्रुप के एटम को भी ऐड करते हैं, क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के एटम को ऐड करने से आपका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ फर्क किस में पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि आपके पास यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है, जो कि पहले नहीं था। पहले सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स था, अब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या यहां की कंडक्टिविटी जो है वो नॉन जीरो हो गई है? यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो ये नॉन जीरो नहीं हुई है, ये कंडक्टिविटी अभी भी जीरो है, और ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, काफी लोगों ने बोला भी है ये गलत है, कुछ लोगों ने बोला है कि ये सही है। ये स्टेटमेंट ही गलत है। 0 केल्विन में ये अभी भी इंसुलेटर है। कारण क्या है उसको हम लोग समझते हैं कि कारण क्या है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन आपको इंटरएटॉमिक स्पेस में दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में इंटरएटॉमिक स्पेस में नहीं है। सर वो इलेक्ट्रॉन कहां है अगर इंटरएटॉमिक स्पेस में नहीं है? तो मैं आपको दिखाता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है। एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, इस वाले फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो इंटरएटॉमिक स्पेस का मतलब तो होता है गोवा, और गोवा मतलब जो घर छोड़ के चला गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है अभी ये घर छोड़ के नहीं गया है। क्यों? क्योंकि ये अभी भी अपने मम्मी पापा के साथ ही है, लेकिन ये घर में सबसे एल्डर है, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। इसको अभी वो पैसे नहीं मिले हैं जिससे वो गोवा चला जाए। कितना सा 20 के अभी उसको नहीं मिला है। इसका मतलब है कि ये जरूर दिख ऐसा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में फ्री नहीं है। इस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन जो है उस फास्फोरस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, यानी कि ये अभी भी घर पर ही है। तो इसको घर से बाहर निकालने और गोवा में ले जाने में आपको फिर से लगेगा पैसा, या फिर सेमीकंडक्टर की बात करें तो एनर्जी। कितनी एनर्जी लगेगी? अब थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर फंसा नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में फंस जाए, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में फंस जाए तो उसको बाहर निकलने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। लेकिन ये भाई साहब जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं फंसे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने की वजह से ये अपने पेरेंट न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड है। लूजली बॉन्डेड है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन को इजिली फ्री किया जा सकता है, क्योंकि ये घर का सबसे एल्डर है। तो इसको थोड़ा सा कम भी पैसा देंगे तो ये गोवा चला जाएगा, क्योंकि ये जानता है कि ये मेहनत करके कमा लेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है। तो इसका मतलब है इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो कि कोवेलेंट बॉन्ड में है, और इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में जो कि इस फास्फोरस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फ्री किया जा सकता है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में अलग अलग वैल्यू ऑफ एनर्जी लगने वाली है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने में अलग अलग एनर्जी लगने वाली है। जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में लगेगी उससे काफी कम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में लगेगी। इसका मतलब है कि 0 केल्विन में अभी भी हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम लोग ने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना भी दिया है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं कि आपने डोपिंग प्रोसेस के थ्रू, क्या प्रोसेस के थ्रू? डोपिंग प्रोसेस को यूज करके, ध्यान से सुन लेंगे 2 मिनट पूरा आइडिया हो जाएगा। एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपने बना भी दिया है, लेकिन आपने उसको एनर्जी नहीं दिया और टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन में है, तो अभी भी आपके पास एन की और पी की वैल्यू 0 है और कंडक्टिविटी की वैल्यू भी 0 है। इसका मतलब है ये अभी भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। ये कैसा बिहेव कर रहा है? ये अभी भी इंसुलेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। सर इसी 0 केल्विन में हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम को भी बना के देखेगा वो कैसा बनता है। यस, मेरा नेक्स्ट प्रोसेस यही है कि मैं यहां पे उसी का ही एनर्जी बैंड डायग्राम बना रहा हूं। एनर्जी बैंड का
डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं और यही बात को मैं अलग अंदाजे बयां में समझाऊंगा। लेकिन इस एनर्जी बैंड डायग्राम की खास बात यह कि भैया ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर का है और ये 0 केल्विन में है, इसको कोई भी एनर्जी नहीं मिली है। तो अगर ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर और 0 केल्विन में है तो डेफिनेटली मेरे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, और हमको ये पता है कि हमारे पास यहां पे एक वैलेंस बैंड है। यस सर, एक वैलेंस बैंड है। तो मैंने यहां पे एक वैलेंस बैंड बनाया और यहां पे एक कंडक्शन बैंड बनाया, और मैं यहां पे लिखना चाहूंगा कि यहां पे हमारे पास एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है डिस्टेंस, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। दिस इज ईवी, दिस इज ईसी, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अप्रोक्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। सबको कोर्स चाहिए है नहीं? तो अब यहां पे हम बना देते हैं कुछ, यहां पे हमारे पास वैलेंस बैंड में कुछ एनर्जी स्टेट्स है और कंडक्शन बैंड में कुछ एनर्जी स्टेट्स है। ये कंडक्शन बैंड का ये एरिया गोवा है और ये वैलेंस बैंड का ये एरिया घर है। ठीक है, तो ये किसका घर है? ये कोवेलेंट बॉन्ड का एरिया है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है। कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन? सर वो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन आपका कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है। तो अगर वो 5वां वाला इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं है तो वो तो हीरो है। यस सर, वही तो हीरो है। अब वो देखो क्या क्या कमाल करेगा। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पहले बन गए। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर वाला इलेक्ट्रॉन्स है और उसको, इस इलेक्ट्रॉन को इंटर एटॉमिक स्पेस में ले जाने के लिए इसके कंपैरिजन में कम एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है एनर्जी के टर्म्स में बोल रहा है ना, ये कम एनर्जी चाहिए। मतलब अगर आप एनर्जी देते हैं तो ये कम एनर्जी में इंटर एटॉमिक स्पेस में चला जाएगा और इसको ले जाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसका मतलब है कि दोनों में एनर्जी का डिफरेंस है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यहां पे हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में लाई करता है, तो कम एनर्जी ज्यादा एनर्जी इस एनर्जी बैंड डायग्राम में कैसे बनाएंगे? तो मैंने बोला, क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला कि क्यों ना यहां पे एक एनर्जी स्टेट बना दिया जाए। कहां पे? गोवा से जस्ट पास। सर गोवा से जस्ट पास मुंबई में बना दूं क्या? यस, मुंबई में बना दीजिए और मुंबई में एक इलेक्ट्रॉन को लाई कर दीजिए, क्योंकि मुंबई से गोवा का जो टिकट है वो कम कॉस्टली का है। तो ये जो है ये मुंबई में आके बस गया है। कौन? ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहा है कि भाई गोवा में तेरे से पहले पहुंचूंगा और कम पैसे में पहुंचूंगा। तो इसका मतलब है कि ये यहां पे एक नया एनर्जी स्टेट बनाया। कहां पे? एनर्जी गैप में, जहां पे एनर्जी स्टेट अलाउड ही नहीं थे, यहां पे एक नया एनर्जी स्टेट बनाया और ये बोला कि भाई मेरे को गोवा जाने में ना मात्र 0 पॉइंट कितना एनर्जी लगेगा? मात्र मेरे को 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लग रहा है और तुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लग रहा है। इसका मतलब है तू बहुत दूर रहता है, मैं बहुत पास रहता हूं गोवा से। ये है गोवा का स्थान। तो ये है वो एनर्जी स्टेट, और ये जो एनर्जी स्टेट है जो गोवा के पास स्थित है मुंबई, इसका भी कुछ नाम होगा। इसका नाम है हमारे पास डोनर एनर्जी लेवल। ये है डोनर एनर्जी लेवल, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम ईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे तो इसको बोले कि भाई 20K में तू गोवा पहुंचेगा, तो ये बोला भैया भाई मेरे को 5K दे दो, मैं गोवा चला जाऊंगा क्योंकि मेरा आने जाने का खर्चा कम है। तो ये 5K में गोवा जाने, 5,000 रुपए में गोवा जाने को तैयार है, होटल भी बुक कर लिया है। लेकिन इसको बोले कि 5,000 देंगे गोवा जाओ, ये मना कर दिया कि भाई बहुत दूर है, 1K का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, मैं नहीं जाऊंगा, 5K में तो मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप एक सेमीकंडक्टर में एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाओगे इंट्रिंसिक का, तो जो भी डोनर एटम्स है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली फ्री होने के लिए तैयार रहता है, इजिली गोवा जाने के लिए तैयार रहता है। लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उतना ही ताकत लगता है उनको गोवा जाने के लिए।
ठीक है। देखिए, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी बैंड डायग्राम बनता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये किसके अकॉर्डिंग बना है? अगर मैं इसको हटा दूं तो ये वाले रीजन को हटा दूं तो ये किसके लिए बना है? कई लोगों को यहां डाउट आ जा रहा है, सर यहां पे अलाउड एनर्जी स्टेट कहां से आ गया? ये तो यहां पे तो नहीं रहता था। ये उस समय तक यहां पे अलाउड एनर्जी स्टेट्स नहीं रहेगा जब तक आप सिर्फ सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं, है ना। जब आप सिलिकॉन को यूज कर रहे हैं तो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स की हिम्मत नहीं थी कि वो यहां पे रह सके। लेकिन जब आप सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं, सिलिकॉन के साथ फास्फोरस को ऐड कर रहे हैं, तो आपने तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज किया है ना। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या एनर्जी बैंड डायग्राम अभी भी वैसा ही रहेगा? यह बिल्कुल गलत है। अगर किसी का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता है, एक नया एटम आप ऐड करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक नई एनर्जी स्टेट भी देनी पड़ेगी जहां पे वो रह सके। सर मेरे घर में ना मेहमान आए, सर मेरे घर में 4 बेड था और एक 5वां मेहमान आ गया, सर मेरे घर में ना रहने के लिए उसके जगह नहीं था। भाई रखना तो पड़ेगा ना, रखना तो पड़ेगा ना, एक बेड और लगाना तो पड़ेगा ना, उसको सुलाना तो पड़ेगा ना, या तो नीचे सुलाओ, उसको सुलाना तो पड़ेगा ना। यस सर। तो आपके घर में जब मेहमान आया, आपके घर में डोपिंग हो गई, किसकी? उस मेहमान की। तो क्या आपके घर में अभी भी उतने ही लोग सो रहे हैं और उतने ही बेड है? नहीं सर, एक नया बेड लिया मैं और उसको सोने के लिए लगाया, तब जाके वो सो पाया। ये वो नया मेहमान था और इसके लिए हम लोगों ने इस एनर्जी बैंड डायग्राम को भी चेंज किया, एक नया बेड लगाया, एक नई एनर्जी स्टेट दी जो 5वीं इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट करेगा, है ना। फिर वही कहानी, ये उस समय तक फॉरबिडन एनर्जी गैप है जब तक आपके पास सिलिकॉन है। और जैसे ही आप कुछ नई डोपिंग करेंगे, सर मेरे घर का स्ट्रक्चर ऐसा था कि एक रूम में 2 ही बेड लग सकता था, लेकिन मेहमान आ गए तो मैं क्या करूं, एक और बेड लगा दिया। सर वो बेड लगाने के लिए जगह नहीं था, वो फॉरबिडन एरिया था। यस, वो बेड लगाने के लिए जगह नहीं था, फॉरबिडन एरिया था, लेकिन लगाना तो पड़ा। क्यों लगाना पड़ा बेटा? क्योंकि सर वो नया मेहमान को एकोमोडेट तो करना था। ठीक है, तो इसके लिए जगह तो दोगे ना भाई, क्योंकि इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है ना। ये यहां सेट हो रहा है ना ये यहां सेट हो रहा है, ना ये यहां सेट हो रहा है ना यहां सेट हो रहा है। ये भी बोल रहा है कि भाई मेरे को फ्री होने में जस्ट थोड़ा सा एनर्जी चाहिए। तो भाई तेरे को कैसे समझाऊं कि ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, तेरे को फ्री होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो तू इसके जस्ट नीचे आ जा, अब तू जल्दी से फ्री हो जाना। ठीक है, जय हिंद जय भारत, हो गया ना। तो जब भी आप सिलिकॉन की बात करे हुए तो ये नॉट अलाउड है, लेकिन सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करोगे तो भाई अभी भी नॉट अलाउड नहीं। यहां पे एक और एनर्जी लेवल आएगी जिसको आप डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानेंगे। एक्चुअली एक एटम को ऐड किए तो एक बना, ये एक्चुअली एक नहीं बनता है, जितने एटम्स ऐड करते जाओगे उतने एक एक इलेक्ट्रॉन्स जो है, जितने एटम्स, हम लोगों ने यहां पे तो एक ही एटम ऐड किया। सर अगर मैं 5 एटम ऐड कर दूं तो क्या होगा? भाई साहब 5 बेड आपको घर में लगाने पड़ेंगे, 5 बेड तो घर में लगाने पड़ेंगे। 5 मेहमान आ गए, 1 2, तो तुम्हारे ऊपर सोएगा क्या वो? नहीं सर, वो मेरे ऊपर क्यों सोएगा? सर बेड लगा देंगे ना, दिक्कत क्या है आपको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को दिक्कत है। बोल रहे हो ये नॉट अलाउड एरिया है। भाई नॉट अलाउड एरिया है, मेहमान घुस गया ना। हाँ सर 5 लोग आ गए, 5 बेड लगा दिया, लो सो जाओ भाई, सब सो गए। ये सब ने बोला कि भाई मुझे 5K दे दे, मैं गोवा निकल लूंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, जय हिंद जय भारत। गेट एकेडमी जय दास सर, ऑल क्लियर सर। तो मुझे 4 मैसेज दिख रहे हैं, अमन के, रामदीप के, शुभम के, इसलिए मैं बोला 10 मिनट तक कोई कमेंट नहीं करना। नितिन के और शुभम के, ऋतुराज के, ठीक है। तो ये सब सो गए लेकिन हम जाग गए। देखो अपने आप बन के तैयार हो गया। ये जो है वो आधी दुनिया नहीं समझ पाती, आधी दुनिया इसके पीछे पागल है, भाई ये क्या बना दिए पता नहीं।
तो सबके लिए एक एक बेड लगा दिया, जितने एटम्स आए उसके एक एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक एक बेड लगा दिया। सर उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स और थे, सर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, आप एक ही इलेक्ट्रॉन, भैया 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर फंसेंगे, इधर आएंगे, इधर पे और एनर्जी स्टेट लगेगा, है ना, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है, वो जो है वो तो सिलिकॉन को रिप्लेस किए ना, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर है। तो अब आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहां पे भी आपके पास ना तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा? सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू 0 है। यहां पे कोई होल्स है? नहीं सर, होल्स भी 0 है। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी 0 है, होल्स भी 0 है, तो सर यहां पे कंडक्टिविटी की वैल्यू 0 है, तो सर यहां पे ये जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, तो मतलब यहां पे अगर ये टेम्परेचर है 0 केल्विन और आपने एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर बना दिया विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एनर्जी, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यस, इसलिए 0 केल्विन में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, एन पी सिग्मा सब 0। क्वेश्चंस बनाएंगे ना आप, क्वेश्चंस बनाओगे ना तो एक्चुअली क्वेश्चंस में ना कई सारी चीजें समाई हुई होती है, ठीक है, तो आप क्वेश्चन के लिए हड़बड़ी मत करो, जब क्वेश्चंस आप देखोगे तो आप बोलोगे यार लो सर, तो मुझे उस लिमिट तक पहुंचाने दो। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो वहां तक पहुंच तो जाओ जहां पे आप क्वेश्चन को डील करने लायक बन जाओ। छोटा सा पिधरी सा क्वेश्चन इसके बारे में बोलूंगा तो क्या ही गेट पढ़ रहे हो, एईजेई का कोर्स नहीं पढ़ रहे हो, आइडिया लेते रहो, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन में पहले ही बोला था, आप लोग को ना ये डाउट आ जाएगा कि अगर ये सिलिकॉन को रिप्लेस किया तो सिलिकॉन कहां गया? सिलिकॉन मेरे घर में आ गया। अरे सिलिकॉन को रिप्लेस किया मतलब क्या है? ये बहुत, ये स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन को रिप्लेस किया तो सिलिकॉन ऐसा नहीं है कि यहां से सिलिकॉन उठा, सर अगर कोई सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा तो सिलिकॉन कहां जाएगा? सर सिलिकॉन आपके घर आएगा, नहीं भैया, ये किसी दूसरे जगह में जाएगा जहां पे ये टेट्राहेड्रल बना सकता है, वहां पे जाके वहां बस जाएगा, है ना। सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन का बॉन्ड बनना तय है, रेंडमली सिलिकॉन कहीं बैठा नहीं रहता है कि कोई मेरे को आओ बुलाओ मैं बॉन्ड बनाऊंगा, नहीं, सिलिकॉन गया कहीं और पे। तो ये डाउट जो है वो वाजिब नहीं है, हर बार मेरी क्लास में यही डाउट पूछा जाता है, सर सिलिकॉन को रिप्लेस किया तो सिलिकॉन कहां चला गया? जब दूध में पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी के बीच में बॉन्ड बनता है, तो दूध कहां जाता है? सर दूध भी उसी में रहता है। पानी कहां जाता है? उसी में रहता है। आपको पता चलता है कि दूध कहां है और पानी कहां है? नहीं सर, नहीं पता चलता। ऐसा तो नहीं कि दूध छलक के बाहर आ गया कि नहीं वहां पे पानी आ गया, अब मैं केटली में नहीं रहूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, है ना। दूध में पानी मिलाते हैं ना, डोपिंग करते हैं, तो दूध रिप्लेस होता है ना, दूध पानी दोनों बढ़िया से मिक्स हो जाता है, आपको लगता है कि पूरा ही दूध है। वैसे ही जब सिलिकॉन रिप्लेस होता है, ठीक है, सिलिकॉन रिप्लेस होता है तो सिलिकॉन उठ के मेरे घर नहीं आ जाता। सर दूध वाला दूध में पानी मिलाया, दूध आपके घर आ गया सर, नहीं भैया मेरे घर नहीं आता, उसी केटली में ही रहता है, वो इस तरीके से मिक्स होता है कि पता ही नहीं चलता, स्ट्रक्चर वही रहता है ना। तो ये क्वेश्चन से मैं परेशान हूं, पिछले 10 साल में 10,000 लोग यही पूछ चुके हैं, इसलिए मैं पहले ही बता दिया था कि भाई ये जो सिलिकॉन रिप्लेस होगा ये यही रहेगा। वो उसी केटली में ही रहता है और वो उसी केटली में ही अपनी चीजें जो है वो वहीं से बनाता है। वो ऐसा नहीं कि पानी डाल दिए तो भाई मैं यहां नहीं रहूंगा जिंदाबाद, पानी आ गया अब मैं बाहर निकलूंगा, मैं कहीं और जाऊंगा नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा, नहीं भैया वहीं पे रहना है। सभी को परेशान कर दिए यार ये कोर्स वाले।
ठीक है, मे भी आपको क्लियर हुआ होगा ये सारा चीज। अब आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, अब आप चाहें तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना है इनको। बंद करो यार फोन करना। सर इस तरीके से कभी कोई नहीं पढ़ाया, लव यू थैंक यू। इस तरीके से ईडीसी कितने लोगों से पढ़े हो? ठीक है, तो ये है वो छोटा सा स्ट्रक्चर, एक्चुअली में ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो उसी स्ट्रक्चर को हम ऐसा शो करते हैं। हो गया, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहां पे टेम्परेचर को बढ़ा दूं, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू को फटाफट से अब देखते हैं। मेरे हिसाब से काफी सारा चीज आपको क्लियर हो गया। टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो एनर्जी मिला। अब ये एनर्जी मिला तो इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको कम एनर्जी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको नहीं तो क्लियर नहीं होगा। अगले 5 मिनट फिर से ध्यान सुनना। आपको ये पता है कि जब हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, सपोर्ट भी करते रहना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं और सिलिकॉन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, नोट्स में नहीं दे रहा हूं, यही आपका नोट्स रहेगा। ठीक है, नए पेज में बात करूं क्या? यस सर, नए पेज में कीजिए नया बात, नया मुलाकात नए पेज में करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला कि जब मेरे पास सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर था और मैंने 300 केल्विन में उसको लगाया, तो मुझे N की वैल्यू और P की वैल्यू कितनी मिली? 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी मिली ना। ठीक है, और मेरे पास एटम्स की डेंसिटी कितनी थी? सर एटम्स की डेंसिटी आपके पास थी 5 इंटू 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी थी। सर आपके पास इतने सारे एटम्स थे लेकिन इतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपको क्यों मिले? इसका मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि आपके पास सारे एटम्स जो है वो आयोनाइज नहीं हुए। जिस किसी भी भारतीय को यह बात समझना है, दोबारा पूछना लेकिन समझ के रहना, इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास एक छोटे से बॉक्स के अंदर, जिसको आप यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स था जिसको आप यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें काफी सारे एटम्स थे आपके पास, और बहुत सारे एटम्स थे। कितने एटम्स थे? सर यहां पे 5 इंटू 10⁻22 एटम्स थे। ये एक ऐसे करके आपके पास बहुत सारे एटम्स थे, लेकिन सर सारे एटम्स ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को भी नहीं दिया इंटरएटॉमिक स्पेस में जाने के लिए, मतलब गोवा जाने के लिए। तो 5 इंटू 10⁻22 लोग थे, लेकिन उसमें से मात्र 1.5 इंटू 10⁻10 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिला। इसका मतलब है यहां पे जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स को गोवा जाने के लिए दिए, वो एटम्स तो आयोनाइज हो गए होंगे ना। यहां पे कितने एटम्स आयोनाइज हुए होंगे? सर मात्र 1.5 इंटू 10⁻10 एटम्स ही आयोनाइज हुए होंगे, बाकी एटम्स आयोनाइज नहीं हुए। इसका मतलब है 300 केल्विन में इतनी ही शक्ति थी कि कुछ एटम्स को उसने आयोनाइज किया, पूरे एटम्स को आयोनाइज। अगर पूरे एटम्स आयोनाइज करता तो यहां पे हमको 5 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स मिलते पर यूनिट वॉल्यूम में। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये बताएंगे आप लोग। जय हिंद जय भारत के नाम से। तो ये पार्शियली आयोनाइज हुए। ये किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, जिसको आपने कल मुझसे पढ़ा था और बेहतरीन तरीके से समझा था। अब ये मत बोलना कि सर नहीं समझे थे। आप ऐसा बोलोगे
तो पड़ेगा पिटाई सीधे इधर से, है ना। ये बात सही है या नहीं है, ये बात बताइए। सर जितने एटम्स थे सारे एटम्स ने एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिया, नहीं तो इसके पास 5 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स होते। जय हिंद जय भारत कर दिए सब लोग, यस। तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पे 300 केल्विन की बात करूं तो 300 केल्विन में कुछ इलेक्ट्रॉन यहां के ऐसे हैं जो कि कंडक्शन बैंड या फिर गोवा चले गए थे, है ना। अब मैं वहां 5 × 10⁻22 तो नहीं दिखा सकता, ये बोल सकता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां चले गए थे, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए थे। लेकिन अगर 300 केल्विन दिया जाए तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि डोनर एटम के डोपिंग करने से यहां आए हैं, इनको तो कम एनर्जी चाहिए, ये बोलेंगे कि भाई मैं सबसे पहले भागूंगा। तो घर में बम फटा तो मेहमान जो है वो सबसे पहले भागे, और कुछ डरपोक भाई बहन भी भागे, लेकिन कुछ हिम्मत वाले थे, बोले कि मैं घर में ही रहूंगा। ये वही केस है। तो ये मेहमान घर में आए जरूर थे, लेकिन घर में बम फटा तो ये मेहमान जो है सर पे चप्पल रख के पहले भागे। ये देखो भागते भागते बड़ा हो गया वो, ठीक है। ये भी भागे, ये भागते भागते छोटा हो गया। जा यार जा, ठीक है। और ये भी भागे। ये मैं किस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, पुराने पिक्चर में होता था ना, अमिताभ बच्चन ट्रेन से उतर के भाग रहा है, बच्चा था, भागते भागते दूसरी ट्रेन में चढ़ा, उसका पैर बड़ा हो जाता था, वैसे ये दोनों बड़े हो गए। तो मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी ऊपर चले गए, ये देखिए यहां पे होल्स आ गए, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी ऊपर चले गए। तो सर यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए, क्या वो होल्स नहीं बनाएंगे यहां पे? ये वेकेंट स्टेट है, ये होल्स नहीं बने क्या? भाई होल्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। होल्स एक्चुअली वैलेंस बैंड में होते हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मेहमान थे, ये घर से जाएंगे तो इससे होल्स नहीं क्रिएट होगा, इससे वैकेंसी नहीं क्रिएट होगी। मेरी बात समझे? तो इसका मतलब है कि अब मेरे पास, मैं आपके कमेंट्स बाद में देखूंगा, पूरा बता लेता हूं। अब मेरे पास यहां पे 300 केल्विन में इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, एन की वैल्यू नॉन जीरो है, और उसी प्रकार पी की वैल्यू भी नॉन जीरो है, और उसी प्रकार यहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन्स जो है, मेहमान जो है वो है ही नहीं। देखो मैं यही बोला था, हर्षिन रॉय, ऋषिन रॉय, मैं यही बोला था कि कल की बात पे अब क्वेश्चन मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो ये जो है ये प्रैक्टिकली फाउंड आउट वैल्यू है। अगर ये कहां से आए ये पता करना है तो इसका एक फार्मूला है, ni² = a0t³ e⁻⁻ इस फॉर्मूले में अगर आप 300 केल्विन लगाते हैं तो, और Eg की वैल्यू आप अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाते हैं तो आपको मिल जाएगा Ni की वैल्यू, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, एक प्रैक्टिकल फॉर्मूले पे। तो किसी को डाउट है कि यहां पे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन की वैल्यू 1.5 × 10⁻10 कैसे आया, तो वो फॉर्मूला लगा सकता है। लेकिन अभी उन सब पे मत जाइए, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको समझिए। जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कवि, रवि को वहीं तक पहुंचना है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसा नहीं। मैं जहां पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वहीं तक आपको सोचना है, आगे का सोचोगे तो टेंशन में आ जाओगे। तो ये वैल्यू जो है भी, ये भी एक फार्मूले से आया है जो कि प्रैक्टिकली फाउंड आउट है कि 300 केल्विन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। उसके लिए ना आप इस फार्मूले को लगा सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं ईडीसी आपका बेहतरीन होगा। ये मेरे से लिख के ले लो, पहले पेज में लिखो कि सर इंडिया लेवल पे किसी को सबसे अच्छा ईडीसी आएगा तो वो मेरे को, आपकी बात कर रहा हूं मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं।
ठीक है, आपको आने वाला है, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, तभी तो आप स्मार्ट कोर्स लिए हो क्या गेट एकेडमी का। सर यूं ही ले लिया, मेरे पास पैसे ज्यादा थे, गोवा जाने का मन नहीं किया तो स्मार्ट कोर्स ले लिया, ये सोच के तो नहीं लिए ना। आप स्मार्ट कोर्स इसलिए लिए हो क्योंकि आप बेहतरीन पढ़ना चाहते हो ना, तो हम कोशिश कर रहे हैं आपको बेहतरीन दे, तो आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरे को सबसे अच्छा समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए आप जो है वो धीरे धीरे समझो, परत दर परत खोलो, ठीक है। उसमें जो है जो खुशी मिलेगी वो आपको एक साथ में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके पास 5 इंटू 10⁻20, तो कल से इसकी वैल्यू दे रहे थे, कोई शक नहीं था। आज जैसे ही मैंने बोला तो शक हो गया, शक हो गया तो मेरे पास फॉर्मूला होता है, जब भी शक होता है ईडीसी में मेरी बातों पे किसी को, तो मैं उसके ऊपर फॉर्मूला चिपका देता हूं, क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फॉर्मूला। फिजिक्स का एंड कहां पे हो जाता है, फॉर्मूला बता दो एंड हो जाता है, सामने वाला खत्म, डेथ एंड पे पहुंच जाता है सामने वाला, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है इन सब फार्मूले को एनालिसिस कर सके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे पास इतने एटम्स थे, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने जनरेट किए थे, इसका मतलब है पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऊपर नहीं गए थे। लेकिन मैं आपको यह बोल रहा हूं कि यहां पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे इसी 300 केल्विन में ऊपर चले गए, इसका मतलब है जो भी डोनर एटम्स थे, सारे डोनर एटम्स के एक एक इलेक्ट्रॉन वहां पे प्लेस थे ना, तो आपने मान लीजिए डोनर एटम्स जो है वो 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब डोपिंग किए थे, तो आपको जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, वो इतने ही मिल जाएंगे, 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब डोनर एटम से, प्लस आपको जो इंट्रिंसिक से मिले हैं दैट इज 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों का एडिशन जो है वो आपको टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन देगा। कितने प्रतिशत भारतीय मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे घड़ी में अभी 5:10 हुआ है, नहीं 7:10 हुआ है, तो 7:10 के बाद जो कमेंट आएगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए करना कि सर डोनर एटम का कंसंट्रेशन आपका इतना था, तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, डोनर एटम का कंसंट्रेशन जितना था, जितने मेहमान आए थे वो तो भागे ही, प्लस आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 300 केल्विन में जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी मिलेंगे, ठीक है। रिपीट दिस पॉइंट, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो एक बार और देशवासियों के वास्ते, 300 केल्विन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में 1.5 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहे थे, ठीक है। उसमें मैंने कुछ डोनर एटम्स को ऐड कर दिए। सर कितने डोनर एटम्स ऐड किए? जब भी मैं कुछ ऐड करता हूं हर चीज पर यूनिट वॉल्यूम में लिखता हूं, तो डोनर एटम्स जो मैंने ऐड किए, मान लीजिए 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, इतने डोनर एटम्स ऐड किए। हर एक डोनर एटम एक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोनर एनर्जी लेवल में देता है, तो इसका मतलब है मेरे को डोनर एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, डोनर एनर्जी लेवल पे मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? सर डोनर एनर्जी लेवल पे आपको 1 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं 300 केल्विन में पूछना चाहता हूं, 300 केल्विन में कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? वही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा। तो कंडक्शन बैंड में मैं अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने होंगे? सर ये इलेक्ट्रॉन्स तो मिलेंगे ही, जो मेहमान आए थे वो सर पे चप्पल रख के भागे, तो 1 इंटू 10⁻16 ये गोवा में मिलेंगे, प्लस आपके जो पहले से भागे हुए थे 1.5 इंटू 10⁻, ये कोई नहीं समझाता, इसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? यही क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों का एडिशन जो है वो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो आप यहां पे देख भी सकते हो, मैंने दिखाया भी है। सर दिखाए थे क्या? यस, मैंने दिखाया भी है कि भाई ये दो भी चले गए, बाकी यहां पे 1 2 3 4 5 जो थे वो भी चले गए, तो टोटल 2 और 5 7 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे है, ठीक है। देखो जो मैं बोला वही मैं दिखाया। तो यहां पे देखिए
अब यहां पे देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों का एडिशन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बनता है 300 केल्विन में। तो ये n का कंसंट्रेशन है, ठीक है। और p कितना है सर? p जो है वो 1.5 इंटू 10⁻10 है। होल्स जो है वो इतना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतना है। सर होल्स उतना क्यों है? क्योंकि आप देखिए होल्स तो बने ही नहीं ना। डोनर एटम्स के इस मेहमान के जाने से यहां पे कोई होल्स क्रिएट हुआ क्या? नहीं, पहले से जो होल्स था वही है। इसका मतलब है होल्स उतना ही है। कितना है सर? 1.5 इंटू 10⁻10, ये होल्स का कंसंट्रेशन है। अब देखिए यहां पे चमत्कार। क्या चमत्कार? सर ये जो कंसंट्रेशन है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत कम है सर। हाँ बेटा, तो सर मैं अगर ऐसा चमत्कार करूं कि 1 इंटू 10⁻16 को बाहर निकाल दूं, ये 1 प्लस है ना, और यहां पे 1.5 इंटू 10⁻10 लिख देता हूं, और यहां पे 1 इंटू 10⁻16 लिख देता हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूं। कोई नहीं बताएगा आपके पूरी लाइफ में, आपका पूरा कंसेप्ट यहीं से बनेगा। सर ऐसा क्या? बताइए सर, आप ही बताइए। ठीक है, मैं ही बताता हूं। ये जो है ये ऊपर चला गया, ये 10⁻⁻6 हो गया, है ना। तो यहां पे आपके पास मिल गया 1 इंटू 10⁻16, और ये 1 प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। सर ये 10⁻⁻6 तो लगभग 0 होगा, तो मैंने बोला कि ये 1 इंटू 10⁻16 हो जाएगा। यस सर, ये इतना ही हो जाएगा। यस, इसका मतलब है एक एन टाइप के सेमीकंडक्टर में जब आपने डोनर एटम ऐड किया है, तो आपको जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन मिलेगा इस एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जितना आपने डोनर एटम ऐड किया था उतना ही मिलेगा। आप जिसने भी ईडीसी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे पूछिए कि ये उसने यूज किया है कि नहीं किया है। देखिए यहां पे वापस से 1 इंटू 10⁻16 आ गया। तो इस 1 इंटू 10⁻16 के समकक्ष इसके प्रेजेंस में, इन मेहमान के प्रेजेंस में, जो घर से जो लोग गए हैं वो बहुत कम है। तो इसी वजह से होल्स कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ये अभी भी 1.5 इंटू 10⁻10 है। मान लो ये एक्चुअली इतना रहता नहीं है, मास एक्शन लॉ यहां पे लगाने से ये चेंज हो जाता है। अभी हम लोग नहीं लगा रहे हैं, मान लो ये है, तो ये बहुत कम है, ये माइनॉरिटी कहलाता है ना। अभी से इसको नहीं लेंगे, ये गलत है। मास एक्शन लॉ यहां पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। तो ये मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये बहुत कम है। तो डोनर एटम्स जो है वो डोनर एटम्स जितना आप ऐड करते हैं उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलता है आपको अप्रोक्सीमेटली। निकिता, आपको ये पता नहीं है। निकिता, आप पीछे का पेज पलटो और देखो कि होल का डेफिनेशन क्या है। निकिता, आप पीछे पेज पलटो और देखो होल का डेफिनेशन मैंने क्या लिखाया। होल का डेफिनेशन ये है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंट बैंड और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए वैलेंस बैंड। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर था, ना तो ये वैलेंस बैंड के अंदर था, तो ये होल कैसे बनाएगा? ये चला जाएगा। तो बिल्कुल आप मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे। जो मेरी बातों पे ध्यान नहीं देगा उसको ईडीसी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। वो शर्त लगा ले जिंदगी भर वो तड़पता रहेगा, आग में जल जाएगा, बारिश में पिघल जाएगा, लेकिन उसको ईडीसी नहीं समझ में आएगा। मैंने पहले ही बोला था कि होस्ट नहीं बनाएगा बेटा, ये मेहमान है, ये घर का आदमी नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर नहीं था। ये कहां था? ये कोवेलेंट बॉन्ड के बाहर था। कोवेलेंट बॉन्ड का बाहर का इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो होस्ट नहीं बनाता है, क्योंकि होस्ट के लिए हम लोगों ने काफी सारा एनालिसिस किया कि होस्ट को होस्ट नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि वहां पे जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए होस्ट को हम लोगों ने क्रेडिट दिया। भाई तू क्रिएट हो तब जाके यहां पे करंट फ्लो होगा, इसलिए होस्ट का इंपॉर्टेंस है। स्टोरी को कनेक्ट नहीं कर रही, स्टोरी आप खुद से क्रिएट करोगे, मन की बात करोगे तो नहीं होगा।
मेरे डेफिनेशन, मेरे कंसेप्ट को फॉलो करो, तभी ईडीसी को पकड़ पाओगे, नहीं तो जिंदगी भर तड़पते रहोगे, ईडीसी नहीं पकड़ में आएगा। निकिता पीछे पलट के डेफिनेशन को देखो, डेफिनेशन को देखो, होल कहां से आया था? होल एक्चुअली वैकेंसी था कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, या फिर होल वैकेंसी था वैलेंस बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो कोवेलेंट बॉन्ड में है, ना तो वैलेंस बैंड में है, तो ये इसके परिवार का हिस्सा ही नहीं था, ये मेहमान है। तो यहां से कोई इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे वैकेंसी नहीं क्रिएट होती, क्योंकि इस वैकेंसी का कोई यूजफुलनेस नहीं है। यहां पे इस वैकेंसी का यूजफुलनेस था, क्योंकि इसी को यूज करके आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इसलिए इसका नाम होल रखा गया। नहीं प्रिया, जितने डोनर एटम्स के इलेक्ट्रॉन थे उतना कंडक्शन बैंड में जाएगा, प्लस वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्शन बैंड में जाएंगे, लेकिन उन दोनों को ऐड करोगे तो एक इग्नोर हो जाता है। ये जो वैल्यू है ये इग्नोर हो जाता है, ये जो वैल्यू है ये इग्नोर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम संख्या में गए हैं। घर के लोग बहुत कम संख्या में गोवा गए हैं, मेहमान पूरे गोवा चले गए, बोले यार 5,000 रुपए मिल गया मेरे को, मैं चाहूंगा। सर इतना अच्छा कॉलेज वाले क्यों नहीं पढ़ाते? कॉलेज वाले को नहीं पता है, उसमें से काफी लोग लेक्चर लेंगे मेरी या किसी भी फैकल्टी का। मैं नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया में मैं ही सबसे अच्छा पढ़ाता हूं, ये घमंड मेरे को नहीं है। जिनको मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर मुझे समझ नहीं पा रहे हैं तब जाके मैं बोलता हूं कि मेरे को फॉलो करो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। मेरे डेफिनेशंस को फॉलो करो, मेरे बोलने का तरीका देखो, ब्रह्म वाक्य को फॉलो करो, है ना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु क्यों बोला गया है गुरु को ब्रह्मा? क्योंकि गुरु वो है जो आपको अच्छे मार्ग में ले जाने के लिए सारे रास्ते बताते हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे, अपनी तरीके से मन की बात किए करो, अपनी तरीके से सोचोगे, गुरु की इज्जत नहीं करोगे तो चीजें नहीं समझ में आएगी। सबसे पहले विश्वास करो कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो सच्ची है, वो सच्चाई है। उसी विश्वास के कारण ही आपको भरोसा होगा। जब भरोसा होगा तो आप ध्यान से सुनोगे और उसके बाद आपको समझ में आएगा। सर आप पे भरोसा ही नहीं है, मैं तो सो रहा हूं सर, क्या बता रहे हो पता नहीं, नहीं समझ में आएगा। तो मैंने ये बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि जो डोनर एटम्स है वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, ये डोनर एटम्स भी बनाते हैं और इंट्रिंसिक भी बनाते हैं, है ना, दोनों बनाते हैं। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होता है कि उसके सामने ये तुच्छ महसूस होते हैं, ये बहुत कम होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। नेहा मिश्रा, कैलकुलेशन में कमजोर हो तो नहीं कर पाओगे, फिर बता दे रहा हूं पहले से, मैंने कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया है। 1 × 10⁻16 को बाहर निकाला और ऐसा लिख दिया, ये कैलकुलेशन है भाई। अरे आपको दिख जाएगा ना कितने रेशियो में नेगलेक्ट करना है। 10⁻⁻6 लगाओ, मत करो नेगलेक्ट, जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? सर 10⁻16 में मैं जोड़ने का कोशिश किया, थोड़ा मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए यार, बात मेरी समझ रहे हो। अब इसमें 1.5 × 10⁻⁻6 लगा दिए या 1 × 10⁻⁻6 लगा दिए, तो ये कितना आया? सर ये 1.5 × 10⁻⁻6 में ये आ जाएगा ना आपका ऐसा, ठीक है। ये कैसा आ जाएगा सर? ये 0.10203040 और ये 5वां 05, ऐसा ऐड करोगे, क्या ही मतलब है? 10⁻16 में इसको ऐड कर दिए सर, कहां बिलियंस ऑफ चीजें थी वहां पे सर आप ये ऐड करो, मतलब पागल हो गए हो क्या? तो आप समझो कितने रेशियो में इग्नोर करेंगे, ये सब बातें आती ही नहीं है आपके फ्यूचर में, ये सब बातें आएगी ही नहीं आएगी, है ना, आपको खुद ही दिख जाएगा। तो भांति भांति के स्मार्ट बनो, सबसे पहले
उसके बाद जाके आपको कोर्स समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। नहीं तो बच्चों जैसा सवाल पूछोगे, सर जब मैं छोटा बच्चा था तब भी यही पूछा करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं अब भी यही पूछा करता हूं। अच्छे क्वेश्चन पूछो। ये इग्नोर दिख रहा है भाई, 1 × 10⁻16 कितने रेशियो में इग्नोर करोगे भाई आप, दिख जाएगा आपको। मास एक्शन लॉ उस समय बताऊंगा जब वो जरूरत है ना। तो मैंने आपको ये सारी बात बता दी। इसका मतलब है कुल मिला के कंक्लूड कर देते हैं इसको, कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूजन ये है कि एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर जब आप बनाओगे तो 0 केल्विन में आपका वो इंसुलेटर ही होगा, ठीक है। और वही जो है वो 300 केल्विन में आपके पास यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है जितने आपको एन मिलेंगे वो डोनर एटम्स के बराबर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका दिमाग भी यूज होना पड़ेगा। एकदम आप बच्चों जैसा करोगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना। 0 केल्विन में इंसुलेटर है, 300 केल्विन में ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अभी के लिए तो यही है, बाद में हम लोग फार्मूले भी लगाएंगे। तो ये जो है ये आपका मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है। तो 0 केल्विन में, 300 केल्विन में। और अगर आप यहां पे बात करो कि हमारे पास कंडक्टिविटी है कि नहीं है, तो कंडक्टिविटी यहां पे नॉन जीरो है। यहां पे क्या है, कंडक्टिविटी जीरो है। क्यों? क्योंकि यहां पे एन और पी दोनों की वैल्यू जीरो है, लेकिन यहां पे एन और पी दोनों की वैल्यू नॉन जीरो है, इसलिए ये जो है ये कंडक्टर है, ठीक है। कितने रेशियो में इग्नोर करेंगे ये सब बातें बेकार है, वो आपको दिख जाएगा वहां पे, ठीक है। ये कंडक्टर है। तो यहां पे मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि यहां पे जो सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स ही है। तो यहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? मेजॉरिटी कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। किसमें? एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। उसको हम एन इन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर? माइनॉरिटी कैरियर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास होल्स, इसको आप पी इन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको दिखाया भी, सब मात्र 2 ही होल्स क्रिएट हुए थे और इलेक्ट्रॉन्स काफी क्रिएट हो गए थे। तो ये आपका बेसिक आइडिया है जिसको आपको रखना है। बाकी स्ट्रक्चर सब मैंने दिखा दिया। तो सिमिलरली अगर हम लोग पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, अब देखना आपको डाउट कितना सारा आ जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनता है सर? ये जो है ये एक्सेप्टर, आज तक आपको इतने डाउट्स भी नहीं आए होंगे। तो कभी कभी क्या है, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी तक आप कैसे चल रहे थे पता है? आप पढ़े जरूर थे, लेकिन मैं उसको नो स्टडी में लेता हूं। नो स्टडी सर, नो स्टडी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है सर? नो कंफ्यूजन। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। उसके बाद क्या हुआ? थोड़ा बहुत पढ़ लिए, लेस स्टडी किए, आपको कोई बेवकूफ बना दिया, आप बन गए। तो उससे क्या हुआ सर? लेस कंफ्यूजन। आज की डेट में आपके पास कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। और आपने क्या कर दिया? मोर स्टडी। आपने बहुत सारा पढ़ लिया आज मेरे से, एक साथ इतना पढ़ लिया। वैसे कुछ पढ़ाया नहीं मैं सिर्फ एन टाइप का सेमीकंडक्टर बताया। तो यहां पे मोर कंफ्यूजन होने वाला है ना, मोर कंफ्यूजन। लेकिन टेंशन नहीं, यहां पे कंफ्यूजन के लिए यहां पे है कोई, ठीक है। तो अभी तक आपको जो भी समझ में नहीं आता तो उसमें अपनी स्टोरी लगा लोगे कि चलो ठीक है ईडीसी हो गया, परीक्षा भी पास हो गए और कई लोग गेट भी निकाल लिए होंगे, है ना। इसको हटाते हैं।
तो अभी आपको कैलकुलेशन भी मेरे से पूछना है, इग्नोरेंस भी मेरे से पूछना है, सिंपल कैलकुलेशन भी सर आप बता दो। सर कल की डेट में आप बोलोगे सर 1+1 क्या होता है, सर थोड़ा सा बता दोगे क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा है सर। ऐसा क्यों हुआ तेरे साथ? सर मोर स्टडी कर लिया, मोर कंफ्यूजन हो गया। अब राघवेंद्र दीप प्रताप सिंह जो है वो बोल रहा है कि कंडक्टर कैसे हुआ। अरे भाई जिसकी कंडक्टिविटी है वो क्या हुआ, कंडक्टर ही हुआ ना बेटा। जो कंडक्ट करता है वो क्या हुआ, कंडक्टर हुआ। इसकी कंडक्टिविटी नॉन जीरो आ गई तो ये क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। इसका बिहेवियर है, ये है ओरिजिनल में सेमीकंडक्टर ही है ना। काफी लोग ये देखो कंडक्टर लिख दिया तो टेंशन में आ गए। देखो सेमीकंडक्टर की दो बिहेवियर्स होते हैं, वो मटेरियल सेमीकंडक्टर ही होता है, वो इंसुलेटर की तरह बिहेव भी करता है, वो कंडक्टर की तरह बिहेव भी करता है। अगर उसमें कंडक्टिविटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है एन क्यू म्यू एन, ठीक है। जब वो इंट्रेंसिक था उसमें कितना था, 1.5 इंटू 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और म्यू एन की वैल्यू कितनी थी सर, यहां पे आप लीजिए 1300। ये उसकी कंडक्टिविटी थी, कब, जब वो इंट्रेंसिक था। क्या था वो, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर था, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर था। अब वो एक्सट्रेंसिक बन गया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई सर, इसकी वैल्यू बढ़ गई ना। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या, हाँ वही तो मैं समझा रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू बढ़ गई है, ये उतने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 1300 है, तो कंडक्टिविटी बढ़ गई ना, तो इसको हम लोग कंडक्टर बोल देते हैं। ये है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। आपके हर क्वेश्चंस को लेने लगू ना तो स्मार्ट कोर्स जो है वो लॉन्ग कोर्स बन जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ही अजीब होते हैं। ये सेमीकंडक्टर ही है, ये इसका बिहेवियर कंडक्टर बन गया है भाई, क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई है। इंट्रेंसिक के टाइम में इतने से मल्टीप्लाई हुआ था वही वैल्यू, अब ये इतने से मल्टीप्लाई हुआ सर, 10⁻6 का अंतर आ गया। हाँ भाई इसीलिए इसको कंडक्टर बोल रहा हूं। चाय ब्रेक चाहिए, देखो एक टॉपिक नहीं पढ़े, चाय ब्रेक चाहिए, फिर कॉफी ब्रेक चाहिए, फिर दुनिया भर का ब्रेक तो ले ही रहे हैं जिंदगी में। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन देखता हूं तो टेंशन हो जाता है भाई, ये मतलब आज तक पढ़ा ही नहीं कुछ। ठीक है, स्मार्ट को स्मार्ट की तरह रहने दो। ठीक है, एक्सेप्टर एटम्स को ऐड करेंगे तो एक्सेप्टर एटम्स कैसे होते हैं, ऐसे एटम्स जो कि थर्ड ग्रुप के हैं। थर्ड ग्रुप के एटम्स की क्या खास बात है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम लोग एक्सेप्टर एटम्स की बात करें तो ये आपके पास थर्ड ग्रुप के एटम्स है। कौन है, ये थर्ड ग्रुप के एटम्स है। ठीक है, अब मैं एक चीज और यहां पे बोल देता हूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर का चार्ज क्या होता है। तो इस एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैं यहां पे पूछता हूं कि इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है। ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव चार्ज का होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है कि न्यूट्रल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, किसी ने इसका आंसर दिया कि ये न्यूट्रल होता है। नितिन ने दिया, मैकाम ने दिया, और ये जो है ये न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक्चुअली में आप एन टाइप सेमीकंडक्टर जब बना रहे हैं तो आपने एटम्स में एटम्स को ऐड किया है। कैसे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए आपने सिलिकॉन के एटम्स में, सिलिकॉन का एटम्स ये तो न्यूट्रल था, उसमें ऐड कर दिया आपने डोनर एटम्स को। तो एटम्स को एटम्स में ऐड कर दिए, इसलिए
एटम्स कैसा होता है? न्यूट्रल। तो डोनर एटम्स के ऐड करने के बाद उसका चार्ज क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये जो है ये न्यूट्रल होता है। चाहे एन टाइप का सेमीकंडक्टर हो, चाहे पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो, पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं भाई, ये न्यूट्रल होता है। कोई भी सेमीकंडक्टर हो वो न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि आप जो है वो एटम्स को ऐड करते हैं। एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो बराबर होते हैं। होल्स नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं।